हेलो फ्रेंड्स, आपके अपना चैनल इग्नोज गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। चैप्टर नंबर 16 जो हमने स्टार्ट किया था उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए आज हम इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो उसमें देखेंगे कि नेशनल इनकम के जो मेथड्स है, तीन मेथड देखे थे हमने। देयर आर थ्री मेथड्स टू फाइंड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। फर्स्ट प्रोडक्ट मेथड, सेकंड इनकम मेथड एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। तो अब सेकंड मेथड जो है इनकम मेथड, उसको हम समझना है कि इनकम मेथड की हेल्प से कैसे हम नेशनल इनकम को फाइंड कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी इकोनॉमी में जो इनकम है वो थ्री फेजेस में होती है। वो इनकम में बी प्रोडक्शन और इनकम और एक्सपेंडिचर, तीनों फॉर्म में हो सकती है। और तीनों फॉर्म से आंसर जो मिलता है वो हमेशा सेम होता है, क्योंकि इकोनॉमी में जितना भी प्रोडक्शन होगा उसी के इक्विवेलेंट इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है। और उसी के इक्विवेलेंट हम ये मानते हैं कि अगर इकोनॉमी में किसी प्रकार से कोई सेविंग्स नहीं है तो उस कंडीशन में जो एक्सपेंडिचर होंगे वो भी इनकम के इक्विवेलेंट ही होंगे। तो इसका मतलब प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये तीनों जो है इकोनॉमी में हमेशा सेम होते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि इनकम मेथड के थ्रू कैसे हम नेशनल इनकम कैलकुलेशन कर सकते हैं। सिंपल है। इनकम मेथड में हमें ये देखना है कि जो फोर फैक्टर्स और प्रोडक्शन है उनको जो मिलता है, फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब जो लेबर होता है उनको तो मिलता है वेजेस, ठीक है, उनको सभी का मिलेगा यहाँ पर वेजेस। फिर जो भी जमीन किराए पे ले रखी है, जो भी लैंड हमने किराए पे ले रखी है, रेंट पे ले रखी है, उसके बदले में रेंट मिलेगा। और जो कैपिटल है, प्रोडक्ट एज अ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल जो है उसको अगर कोई हायर करता है, लेता है कहीं से, तो उसके बदले उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। और जो भी एंटरप्रेन्योर है, वो जो वर्क कर रहा है, वो जो रिस्क ले रहा है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करके जो प्रोडक्शन कर रहा है, उसके बाद उससे जो रेम्यूनरेशन मिलता है, उसका जो पेमेंट हम बोल सकते हैं वो होता है प्रॉफिट। तो कुल मिला के इकोनॉमी में ये जो हम देख रहे हैं, इकोनॉमी में जो इनकम है टोटल, वो मे बी वेजेस और सैलरीज हो सकती है, रेंट हो सकते हैं, इंटरेस्ट हो सकते हैं या फिर प्रॉफिट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जितने भी फैक्टर्स और प्रोडक्शन है पर्टिकुलर वन अकाउंटिंग ईयर में, पर्टिकुलर हम क्या देखते हैं, वन अकाउंटिंग ईयर, जितना भी ये ना वन अकाउंटिंग ईयर, जितने भी फैक्टर्स और प्रोडक्शन है उनको जो कुछ भी मिल रहा है एज ए वेजेस, एज ए रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वो सभी अगर हम काउंट कर लेते हैं तो वो अपनी नेशनल इनकम होगी। तो इसको कैसे काउंट करते हैं ये आप थोड़ा पढ़ लेना, वही डिस्क्रिप्शन है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो पॉज करके इसको आप लिख भी सकते हैं। तो इकोनॉमी में जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको हम देख सकते हैं, उनकी इनकम क्या है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको जो मिलता है वो हमें यहाँ पर देखना है। सबसे पहले क्या देख रहे हैं आप, वेजेस, ठीक है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको जो भी काम मिल रहा है, उनको जो वेजेस मिल रही है, सैलरीज मिल रही है, वो सब आ जाता है। फिर उसके बाद टोटल प्रॉफिट्स और इंटरेस्ट एंड रेट। तो नेक्स्ट सेकंड आ जाता है इंटरेस्ट, ठीक है, सेकंड है यहाँ पर इंटरेस्ट, या जो भी कैपिटल हायर की है, कैपिटल ली है उधार कहीं से भी, इन्वेस्टमेंट पर्पज से, उसके बदले में इंटरेस्ट मिल रहा है उनको। इकोनॉमी में जितने भी रेंट्स हैं वो अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर, इकोनॉमी में जितने भी प्रॉफिट्स एंटरप्रेन्योर को मिल रहे हैं वो सब यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं। और इसके अलावा एक पार्ट होता है यहाँ पर मिक्स्ड इनकम। ये तो आप देख रहे हैं, ये मिक्स्ड इनकम, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये मिक्स्ड इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये क्या है, मिक्स्ड इनकम। तो अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं कि अब मिक्स्ड इनकम में क्या होता है कि अलग अलग सोर्सेस से जो भी सैलरीज मिल रही है, चाहे वो किसी कमीशन से आ रही हो या कोई एजेंट हो। आप देखते हैं इकोनॉमी में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे वर्क्स होते हैं। कोई पर्सन किसी शॉप पर भी जाता है, ठीक है, उससे मंथली सैलरी वहाँ पे मिलती है। सुबह शाम हो सकता है कि वो अखबार कहीं बांटने जाता हो, न्यूज़पेपर बांटता हो, कोई पेम्पलेट बांटता हो, या कोई जो नल फिटिंग काम है वो करता हो, वो सब काम करता हो। तो उस कंडीशन में जो भी मिक्स इनकम जनरेट होती है वो सब यहाँ पर लेते हैं। तो इकोनॉमी में जनरली इनकम जो कितने रूप हो सकती है, एक तो हो गया वेजेस और सैलरीज, सेकंड इंटरेस्ट, थर्ड रेंट, फोर्थ प्रॉफिट, और फिफ्थ जो है वो मिक्स्ड इनकम। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इन दिस वे एडिशन ऑफ ग्रोस वेजेस, ग्रोस इंटरेस्ट, आप देख रहे हैं यहाँ पर एडिशन ऑफ ग्रोस वेजेस, जितनी भी टोटल वेजेस इकोनॉमी उनको हम ऐड कर लें, या फिर ग्रोस इंटरेस्ट, जितने भी इंटरेस्ट है उनको ले लें, ग्रोस प्रॉफिट्स, जितने भी प्रॉफिट्स हैं उनको ले लें, ग्रोस रेंट उनको अगर ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में हमें जो मेजरमेंट मिलेगा वो हमें मिलेगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। ठीक है, तो इसका मतलब इकोनॉमी में जीडीपी क्या हो जाएगी, व्हाट इज जीडीपी,
total wages received by all the households in the economy, total interest received by all the households in the economy, total rent received by all the households in the economy, and total profits received by all the households in the economy. शॉर्ट फॉर्म अगर हम लिखना चाहें इसको तो आप देख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म आपके सामने है जीडीपी इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस पी प्लस आई प्लस आर. हियर W represents total wages, ठीक है, P represents total profits, I represents total interest and R represents total rent. ठीक है, आगे बात समझ में. तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इकोनॉमी में जीडीपी जो है इनकम मेथड के थ्रू क्या हो जाएगी, इकोनॉमी में मिलने वाली जो टोटल वेजेस हैं, इंटरेस्ट हैं, रेंट हैं, प्रॉफिट है, उनको हम सबको प्लस कर दें, जोड़ दें, तो यहाँ पर हमें जो मेजरमेंट मिलेगा वो हो जाएगा जीडीपी. ये तो एक बात जीडीपी की. अब हमें अगर नेशनल इनकम फाइंड करनी है तो क्या करेंगे हम, अपने पास जीडीपी है, देख रहे हैं आप, अपने पास क्या मिल गया अपन को, जीडीपी. ये जो मिला है वो मार्केट प्राइस पर है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. अब ये जो जीडीपी मिली है और हमें फाइंड करनी नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम आपको पता है एनएनपीएफसी. यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो माइनस का सिंबल बता रखा है वो माइनस का सिंबल नहीं है, इक्वल का सिंबल है. ठीक है, यहाँ पर आपको इक्वल का सिंबल मानना है, ये माइनस नहीं है. तो कुल मिला के हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है कि एनएनपीएफसी नेशनल इनकम कैसे फाइंड कर सकते हैं, जब अपने पास जीडीपी हो. ठीक, तो हम क्या करेंगे कि जीडीपी एमपी जो है, अपने पास जो जीडीपी एमपी है उसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं तो ये जो ग्रोस है ना, ग्रोस, ये ग्रोस जो कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा अपने यहाँ पर नेट. तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. क्लियर, फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई. उसके बाद अब अपन को क्या मिल गया यहाँ पर, एनडीपीएमपी. ठीक है, तो हैविंग एनडीपीएमपी, अपने पास एनडीपीएमपी है और हमें एनएनपी फाइंड करना है. तो आप देख रहे हैं ये तो एनडीपीएमपी है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, हमें फाइंड करना है नेट नेशनल. तो क्या करेंगे, इस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं एक बार उसको हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट पर. जो मार्केट प्राइस पे था वो हमें मिल जाएगा यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट पर. देखें डिफरेंस, ये तो है एनडीपीएमपी और ये है एनडीपीएफसी. ठीक है, क्या डिफरेंस है, ये जो है ये है मार्केट प्राइस पर और ये है फैक्टर कॉस्ट पर. हमने क्या किया, यहाँ पर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर निकालना है, तो उसके लिए क्या किया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को यहाँ पर माइनस कर दिया, तो हमें फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा. अब अपन को मिल गया यहाँ पर एनडीपीएफसी. ओके, और अब इस एनडीपीएफसी से हमें लास्ट एनएनपीएफसी मतलब नेशनल इनकम फाइंड करना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. सिंपल है, अपने पास डोमेस्टिक है, नेट है, फैक्टर कॉस्ट पर हमें फाइंड करना है नेट नेशनल. तो सिंपल सी टर्म है, यहाँ पर हम एनडीपीएफसी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, एनएफआई जो है ना, वो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं. बाहर से आने वाली इनकम का जो डिफरेंस है, आ रहा है जा रहा है जो डिफरेंस है, वो अगर हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं डोमेस्टिक इनकम में, तो हमें जो मेजरमेंट मिलेगा नेशनल लेवल पर वो हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. क्लियर, और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये इक्वल का सिंबल है. ठीक है, यहाँ पर इक्वल है, इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करेंगे. ये तो हो गई बात इनकम मेथड की, यानी इनकम मेथड के थ्रू हम कैसे नेशनल इनकम को फाइंड कर सकते हैं. बट यहाँ पर भी कुछ हमें प्रिकॉशंस रखने जरूरी हैं. अब वो प्रिकॉशंस कौन कौन से हैं, सबसे फर्स्ट है ट्रांसफर अर्निंग्स लाइक ओल्ड एज पेंशन. जितने भी ओल्ड एज पेंशन हैं वो हम यहाँ पर इसमें ऐड नहीं करते हैं. ठीक है, ओल्ड एज पेंशन हो गई या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हो गए या फिर स्कॉलरशिप्स हो गई, पॉकेट एक्सपेंसेस हो गए, ये सभी क्या होते हैं, सिर्फ ट्रांसफर पेमेंट होते हैं. 1% टू 9% सिर्फ ट्रांसफर होते हैं. जैसे कि सपोज हम यहाँ पर एग्जांपल है, आपके फैमिली इनकम 10,000 है और उसमें से आपको 1,000 एज ए पॉकेट मनी मिलती है. तो इन दोनों का अगर हम प्लस करते हैं, आपकी पॉकेट मनी और फैमिली की इनकम, तो कितना हो गया टोटल 11,000, जो कि यहाँ पर गलत है. इट इज रॉन्ग. क्यों, क्योंकि ये जो 1,000 है वो कहाँ से आया है, आपके फादर की इनकम में से ही आया है, वो सिर्फ ट्रांसफर हुआ है. तो नेशनल इनकम ऐड करते हैं तो कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है. इसलिए हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि कभी भी जो भी ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं, वो ट्रांसफर पेमेंट कौन कौन से अभी हमने यहाँ पर देखा है, कौन कौन से ट्रांसफर पेमेंट होते हैं. एक तो हो गई ओल्ड एज पेंशन. ठीक, उसके बाद ये देख रहे हैं आप एक तो ओल्ड एज पेंशन हैं, फिर अनएम्प्लॉयड अलाउंसेस हैं, या फिर स्कॉलरशिप्स हैं, या फिर जो भी पॉकेट एक्सपेंसेस, ये सभी ट्रांसफर पेमेंट होते हैं. वो इसके बदले में किसी प्रकार का कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए हम इनको नेशनल इनकम ऐड नहीं करते हैं.
नेक्स्ट, ट्रांसफर फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज या फिर इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज लाइक स्मगलिंग, गैम्बलिंग एटसेट्रा शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। अब स्मगलिंग से मतलब स्मगलिंग से अगर जो भी पैसा आता है या फिर जो इनकम जनरेट होती है, हम बाहर से कोई प्रोडक्ट जो है चोरी छुपे अपने इंडिया में लाकर बेचते हैं अदर कंट्रीज से, तो अपने कंट्री का प्रोडक्ट नहीं है, तो उसको हम यहाँ पर इसमें ऐड नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर एक बात और है गैम्बलिंग से, मतलब लोग जुआ खेलते हैं। जुए में क्या होता है, 5 आदमी बैठ गए, ठीक है, जुए में क्या हो गया, 5 आदमी बैठ गए, जिसमें से एक आदमी यहाँ पर 100 रुपये जीत गया, तो वो 100 रुपये किसके थे, बाकी के 4 आदमियों के थे ना, तो उसने वो 4 आदमियों से जीते हैं, उसने कोई प्रोडक्शन तो किया ही नहीं है, तो क्या हुआ, एक जेब से पैसा दूसरे की जेब में चला गया है, इसलिए इसको नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं। नेक्स्ट, कमीशन पेड ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स आर टू बी टेकन इनटू इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। मतलब सेकंड हैंड गुड पर जो भी कमीशन बैठता है वो नेशनल इनकम में ऐड होता है, क्योंकि जो कमीशन दिया जा रहा है वो किसी न किसी एजेंट को दिया रहा है। जैसे कि कोई कोमोडिटी जो है उसको सेकंड हैंड गुड है, उसको 10,000 में बेचा, उस कमोडिटी को 10,000 में मार्केट में सपोज बेचा, पर उसमें 1,000 किसी एजेंट को कमीशन दिया, बेचने उसने हेल्प की थी तो उसको कमीशन दिया, तो ये जो 1,000 है उस एजेंट का कमीशन है, उसकी जो इनकम है, उसने जो सर्विस दी है वो उसका रिवार्ड है, उसकी इनकम है। तो यहां पर हम 10,000 को तो नेशनल इनकम में ऐड नहीं करेंगे, बट जो 1,000 एज ए कमीशन है उसको नेशनल इनकम में जरूर काउंट करना होगा। क्लियर? फिर ब्रोकरेज ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स इज टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। मतलब जो भी ब्रोकरेज होती है, अब ब्रोकरेज क्या है, वो भी क्या है, एक प्रकार का कमीशन ही तो है। शेयर और बॉन्ड्स को हम बेचते हैं, खरीदते हैं, उसको तो हम नेशनल इनकम ऐड नहीं करेंगे। जैसे कि सपोज अगर मैंने 1 लाख के शेयर किसी को सेल कर दिए, उस कंडीशन में मेरी इनकम यहाँ पर क्या हो गई, 1 लाख के बराबर बढ़ गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो जिस पर्सन को मैंने सेल किए थे उससे पैसा मेरी जेब में आया है, मैंने कोई यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं किया है। तो यहाँ पर शेयर और बॉन्ड्स को बेचते हैं, खरीदते हैं, उससे जो मिल रहा है उसको हम इसमें ऐड नहीं करते हैं, पर जो ब्रोकरेज होगी वो ब्रोकरेज हम जरूर नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। फिर इनकम इन टर्म्स ऑफ विंडफॉल गेन्स लाइक फ्रॉम लॉटरी शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। अब जैसे कि लॉटरी लग गई किसी की, ठीक है, तो ये लॉटरी क्या है, एकदम से उसको मिला हुआ पैसा है, वो उसने उसके बदले में कोई वर्क तो किया ही नहीं था, तो वो हम कंट्री की नेशनल इनकम्स को यहाँ पर ऐड नहीं करते, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात आती है इम्प्यूटेड ऑफ रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस इज टू बी ट्रीटेड अलोंग विथ रेंट एज ए कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम। मतलब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो रेंट है, मतलब किसी का खुद का मकान है, और सपोज अगर वो मकान मार्केट लेने जाता है तो उसको यहाँ पर 5,000 रुपये किराया देना पड़ता, 5,000 उसको रेंट देना पड़ता, तो उस कंडीशन में इसका मतलब उसका जो मकान है वो 5,000 रुपये के बराबर जो इनकम जनरेट कर रहा है इकोनॉमी में, तो उसको हम यहाँ पर नेशनल इनकम में ऐड करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कॉरस्पॉन्डिंग टू प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। मतलब कोई भी फैक्ट्री या फर्म है जो प्रोडक्शन करती है, जैसे किसी एसी बना वाली फर्म ने एसी प्रोड्यूस किए और उसने 50 एसी, कितने, 50 एसी अपनी ही फर्म में लगा दिए, तो वो 50 एसी अपनी फर्म में लगाए तो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन तो यहाँ पर हुआ है 50 एसी का, इससे इनकम जनरेट होती, तो एस्टिमेटेड इनकम कितनी होती वो हम यहाँ पर नेशनल इनकम में जरूर ऐड करते हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखना। फिर corporate tax, dividends and undistributed profits are all of the components of corporate profits. Once corporate profit is included in the estimation of national income, any of these components should not be separately added. इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि जो कॉर्पोरेट इनकम है, मतलब बड़े बड़े जो कॉर्पोरेशंस हैं, कॉर्पोरेट इनकम है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हुआ हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हुआ हो, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हुआ है, तो हर सेक्टर में जो कॉर्पोरेट सेक्टर हैं उनकी इनकम जो 3 पार्ट में डिवाइडेड, ये जो है 3 पार्ट में क्लासिफाइड होती है। फर्स्ट जो है वो कहलाता है सीटी, सीटी मीन्स गवर्नमेंट टैक्स, मतलब इनकम का कुछ पार्ट जो टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देना पड़ता है। फिर उसके बाद अगला जो पार्ट है वो कहलाता है डिविडेंड्स, मतलब जो प्रॉफिट मिल रहा है फर्म को, वो अपने जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर मार्केट में उसने अपना पैसा लगा रखा है, शेयर मार्केट से उसने पैसा ले रखा है, तो उसकी इनकम का कुछ पार्ट जो है डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स के पास जाता है। और तीसरा जो पार्ट है वो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यूपी, जो खुद फर्म अपने पास रखती है। क्लियर? अब जैसे कि टोटल जो कॉर्पोरेट टैक्सेस थे वो थे 30 करोड़, डिविडेंड्स थे 30 करोड़, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है वो 40 करोड़।
तो कुल मिला के तीनों को हमने प्लस किया तो कॉर्पोरेट इनकम कितनी हो गई, 100 करोड़। अब अगर हम एक साथ अगर कॉर्पोरेट इनकम को ऐड कर देते हैं, उसके बाद अगर हमने इनको अलग से ऐड किया, तो कंडीशन अपने सामने क्या होगा, जो कैलकुलेशन अपन ने की है, जो मेजरमेंट अपने पास आया है, वो कहीं ज़्यादा होगी। क्यों होगी? जैसे कि सपोज हमने कॉर्पोरेट इनकम को 100 करोड़ ले लिया एक बार, और उसके बाद अलग से डिविडेंड्स को हमने यहाँ पर ऐड किया, तो क्या हो जाएगा 130 करोड़, जबकि गलत है, रॉन्ग है, क्योंकि तीनों की टोटल तो सिर्फ 100 करोड़ ही है। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर हमने एक बार में ही कॉर्पोरेट इनकम को ले लिया है, तो इसके जो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट कौन से, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इन तीनों में से किसी को या फिर तीनों को वापस सेपरेटली ऐड नहीं करना है। ओके, ध्यान रखना है। फिर उसके बाद इनकम टैक्स इज पेड आउट ऑफ कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इट शुड नॉट बी सेपरेटली एडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब क्या होता है कि जो इनकम टैक्स है, वो इनकम टैक्स जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी में से ही जाता है। जैसे कि मेरी सैलरी सपोज 10,000 है, ठीक है। अब सपोज ये 10,000 है, इसमें से मैंने 1,000 इनकम टैक्स दिया है, तो मेरी 10,000 इनकम तो ऐड हो गई। उसके बाद अगर इनकम टैक्स को अलग से ऐड करेंगे और, तो टोटल कितना हो जाएगा, 11,000, जो कि यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि टोटल इनकम सिर्फ 10,000 थी। तो इनकम टैक्स जो होता है इनकम में से ही निकला जाता है, उसको सेपरेटली वापस कभी भी ऐड नहीं करना चाहिए। ओके, तो आई होप ये आपको अच्छा समझ में आ गया है कि कैसे हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर, प्रिकॉशन हमने यहाँ पर देख लिए। अब बात आती है नेक्स्ट, इसका जो लास्ट मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू कैसे नेशनल इनकम फाइंड कर सकते हैं, क्या इसका तरीका होता है, वो हम यहाँ पर समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स। ये ध्यान रखना, हम यहाँ पर जो गुड्स ले रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स को ही ले रहे हैं। अब बात आती है फाइनल गुड्स क्या होती हैं, या फिर इससे रिलेटेड जो इंटरमीडिएट गुड्स है, कैपिटल गुड्स है, कंजप्शन गुड्स हैं, वो क्या होती हैं। तो वो चैप्टर नंबर 14 में डिटेल में अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं चैप्टर नंबर 14 का जो लिंक है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, ताकि आप उनको अच्छे से समझ सकें। तो कुल मिला के जितने भी फाइनल गुड्स हैं, उन फाइनल गुड्स पर जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है इकोनॉमी में, वो सब हम यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, और वो भी क्या, टाइम पीरियड क्या, सिर्फ एक साल, 1 अकाउंटिंग ईयर, ये ध्यान रखेगा। फिर आगे, इन दिस मेथड वी एडेड फाइनल एक्सपेंडिचर दैट ईच फर्म मेक्स, हर फर्म को जो फाइनल एक्सपेंडिचर मिल रहा है, ठीक है, वो सब हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो कुल मिला के अब एक्सपेंडिचर की कैटेगरीज कौन कौन सी हो गई वो हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ देखना आप, मेन कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द कैलकुलेशन नेशनल इनकम इन अ कंट्री आर एज फॉलोज। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो आपके सामने है। सबसे फर्स्ट है प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, थर्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फोर्थ नेट एक्सपोर्ट। अब ये चारों क्या है, कैसे काम करते हैं, उसको एक एक को देखते हैं। सबसे फर्स्ट आता है प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर में हम यहाँ पर जो भी प्राइवेट सेक्टर में कंजप्शन पर जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो हम यहाँ पर ले लेते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, यहाँ पर कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ये फर्स्ट वाला पार्ट है। ये यानी जो भी नॉन ड्यूरेबल गुड्स पर खर्चा हो रहा है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स मतलब सिंगल यूज, एक बार यूज किया खत्म, कोयला, पेट्रोल, बिस्किट, चॉकलेट, आइसक्रीम, ये सब क्या है, डबल रोटी, ब्रेड, ये एक बार हमने यूज किए और उनकी यूटिलिटी खत्म। एक बार कंजप्शन के बाद उनको वापस रिपीट कंजप्शन हम नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी यूटिलिटी खत्म हो जाती है। फिर सेकंड जो है अपने पास वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 14 में, आप वहाँ जाकर जरूर देखिएगा। जो लंबे समय तक चलती हैं गुड्स, उन पर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है। फिर उसके बाद है कंज्यूमर सर्विसेज, जो भी सर्विसेज है, चाहे डॉक्टर हो, लॉयर है, टीचर है, प्रोफेसर है, सर्वेंट है, इन सब की जो सर्विसेज हम यूज़ कर रहे हैं, उस पर जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो हम इसमें काउंट करते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर में हम क्या इंक्लूड करते हैं, कंजप्शन पर एक्सपेंडिचर जो हो रहा है तीनों फॉर्म में, एक तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे, ड्यूरेबल गुड्स पे एंड कंज्यूमर सर्विसेज पे। ठीक, फिर और इसको हम डिनोट करते हैं सी से। किससे डिनोट करेंगे, सी। ओके, अब आता है नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में हम यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन दोनों को ले लेते हैं। अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ होता है वो हमें देखना है। सबसे पहले सबसे फर्स्ट देख रहे हैं आप यहाँ पर कि
फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट, यानी बिजनेस में, प्लांट में, मशीनरी में, फिक्स एसेट्स पर जो भी खर्चा हो रहा है वो हम लेते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट ऑन इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री स्टॉक पर। इन्वेंट्री क्या होता है? जो भी गुड्स है, जो फाइनल गुड्स है, जो प्रोड्यूस हुई है, सपोज मार्केट में टोटल वो प्रोडक्शन सेल नहीं हुआ है, तो कुछ प्रोडक्शन मार्केट में सेल नहीं हुआ है वो, या फिर जो भी रॉ मटेरियल है वो, या जो सेमी फिनिश गुड है वो, इनमें जो पैसा लगा हुआ है इंडस्ट्रियलिस्ट का या फर्म का, एंटरप्रेन्योर का, वो कहलाता है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज, वो इन्वेंट्री स्टॉक कहलाता है, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, डिफरेंट टाइप के जो कंस्ट्रक्शन है वो सब आगे इसमें, चाहे बिल्डिंग बन रही हो, रोड है, डैम है, कनेल्स हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, वो सब इसमें आ गए। उसके बाद आता है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट जो भी इन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट सेक्टर में, वो सब हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो कुल मिला के ये चारों मिलाकर जो मेजरमेंट अपने को मिलता है वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इट इज डिनोटेड बाय आई। ओके, नेक्स्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब इसके अलावा हम जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसमें क्या इंक्लूड करते हैं हम इसमें? इट इम्प्लाइज द एक्सपेंडिचर इनकरप्टेड by the government on the final goods and services. Government expenditure is considered as a contribution to production expenditure on education, health. अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस में होता है? एजुकेशन में होता है। अब देखते हैं एजुकेशन में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, जो टीचर्स हैं, जो पियोन्स हैं, जो प्रोफेसर, उनको इनकम देनी पड़ती है, ठीक है, उनको सैलरी देनी पड़ती है, तो उस कंडीशन उनके एक्सपेंडिचर होंगे गवर्नमेंट के। हेल्थ सेक्टर में इसी प्रकार से डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेस हैं, कंपाउंडर, उनको जो सैलरी मिल रही है, या फिर नर्सिंग स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, या डिफरेंट टाइप के जो एक्सपेंडिचर्स हैं, बेडशीट्स हैं, जो भी खर्चे हैं सैनिटाइजर के, वो सब इसमें आ जाते हैं। डिफेंस पर, अपनी कंट्री में डिफेंस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है, वो गवर्नमेंट करती है। एंड लॉ एंड ऑर्डर, मतलब कोर्ट, जज, ये सब आ गया इसमें। तो कुल मिला के कंट्री में इकोनॉमी स्मूथ फंक्शन के लिए गवर्नमेंट को है, चाहे डिफेंस में एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, या हेल्थ में एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, एजुकेशन में करना पड़ता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं, वो सभी खर्चे हम यहाँ पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के रूप में, जी के रूप में यहाँ पर कंसिडर करते हैं। ओके, इट इज जी। नेक्स्ट, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट्स एक्सपेंडिचर इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये ध्यान रखना, यहाँ पर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, हम यहाँ पर एक्सपोर्ट को एक्स से और इंपोर्ट को एम से डिनोट करते हैं। तो एक्स और एम, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कहलाता है नेट एक्सपोर्ट्स। मतलब ये हमें बताता है कि अपनी इकोनॉमी जो प्रोडक्शन हुआ है उसके अलावा कितना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन इकोनॉमी से बाहर गया है, या बाहर से हमने मंगाया उस पर खर्च किया, तो ये यहाँ पर हमें क्लियर होता है। तो कुल मिलाकर अगर हम इकोनॉमी में जितने भी होने वाले एक्सपेंडिचर है उन सबको अगर ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? GNE, ग्रोस नेशनल एक्सपेंडिचर। क्लियर? अब ये जो ग्रोस नेशनल एक्सपेंडिचर में क्या क्या इंक्लूड किया अपन ने? फर्स्ट, consumption expenditure of families, it is denoted by C. Next, private investment expenditure, it is denoted by I. Government expenditure, it is denoted by G. And net foreign expenditure or net exports, it is denoted by X minus M. क्लियर? इसको नेट एक्सपोर्ट ही बोलते हैं अपन। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमें जो GDP MP मिलेगी, ये जो देख रहे हैं आप GDP MP, ये क्या हो गया? किसका एडिशन है ये? टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टोटल नेट एक्सपोर्ट्स। क्लियर? तो इस प्रकार से हम इसको GDP MP को फाइंड कर सकते हैं, और GDP MP से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से अगर नेट नेशनल इनकम फैक्टर को उससे फाइंड करनी है, मतलब नेशनल इनकम फाइंड करनी है अपन को, तो उस कंडीशन में जो प्रोसेस है वही डिप्रिसिएशन लेस करना, नेट से लेस करना, फिर NFI ऐड करना, वो प्रोसेस करेंगे, नेशनल इनकम हम फाइंड कर सकते हैं। अब आ जाती है प्रिकॉशंस की। कौन कौन से प्रिकॉशंस जो हैं हमें ध्यान रखने जरूरी हैं जब हम एक्सपेंडिचर मेथड का यूज़ करते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट है सबसे मेन बात कि जो भी फाइनल गुड्स पे एक्सपेंडिचर वो ही हम यहाँ पर इसमें ऐड करते हैं, कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स पे एक्सपेंडिचर है वो उसमें ऐड नहीं करते हैं, ये तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सेकेंड, expenditure on second hand good is not to be included in the, because the value of second hand goods has already been accounted during the year of their production। मतलब जब कोई भी सेकंड हैंड गुड पर जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो सेकंड हैंड गुड पर एक्सपेंडिचर इसमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस पर्टिकुलर ईयर में वो क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई थी उस पर जो खर्चा हुआ था, जिस पर्सन ने उसको परचेस किया था, वो उस करंट ईयर में ऐड हो चुकी थी, पर्टिकुलर एट प्रेजेंट ईयर में उसको हमें ऐड नहीं करना है। ठीक? फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स, मतलब शेयर और बॉन्ड्स पर जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, अगर मैं सपोज किसी से 10,000 के शेयर्स जो है वो परचेस करता हूँ, तो मेरा एक्सपेंडिचर जो है वो किसी पर्टिकुलर प्रोड्यूस्ड गुड पर नहीं हुआ है, यानी पर्टिकुलर
पर्टिकुलर ईयर पर जो कमोडिटी प्रोड्यूस हुई उस पर या फाइनल गुड पर एक्सपेंडिचर नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए हम यहाँ पर उसको ऐड नहीं करते। पर इसमें जो ब्रोकरेज होगी, ठीक है, वो ब्रोकरेज एज ए एक्सपेंडिचर हमें नेशनल इनकम में जरूर ऐड करनी चाहिए। फिर उसके बाद जो भी ट्रांसफर पेमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट करती है, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन हो गई, स्कॉलरशिप्स हैं और डिफरेंट क्या जैसे पॉकेट एक्सपेंसेस हैं, और जितने भी ट्रांसफर पेमेंट्स हैं वो बिना किसी प्रोडक्शन के करते हैं, बिना किसी प्रोडक्शन के गवर्नमेंट जो है वो हेल्प के रूप में करती है, तो उनको हमें नेशनल इनकम में ऐड कभी भी नहीं करना है। फिर उसके बाद अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपन देखा था कि इनकम मेथड में कि जो कोई फर्म कुछ प्रोडक्शन कर रही है और उस प्रोडक्शन में खुद उसका यूज़ कर लेती है, उस प्रोड्यूस गुड्स का कुछ प्रोडक्शन का कुछ यूनिट्स का, तो उस कंडीशन में जो यूनिट्स उन्होंने यूज़ की है उस पर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कितना होता अगर वो बाहर से लाती, उसको परचेस करती, कंज्यूम करती, तो वो भी हमें यहाँ पर नेशनल इनकम में ऐड करना चाहिए। फिर उसके बाद खुद का मकान है, तो खुद का मकान है तो वो कितनी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, मतलब इतना इतना मकान का मार्केट लेने जाते हैं तो कितना पैसा उसे खर्च करना पड़ता है एज ए रेंट, है ना, तो एक्सपेंडिचर के रूप में वहाँ पर उसको ऐड करते हैं, यानी वो कितनी वैल्यू जो है इकोनॉमी में जनरेट कर रहा है वो भी हमें यहाँ पर ऐड करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इकोनॉमी में जो तीनों ही मेथड हैं, तीनों मेथड से हमें हमेशा सेम मेजरमेंट मिलता है, सेम कैलकुलेशन करेंगे तो सेम मेजरमेंट अपन को मिलेगा। और ये आप देख रहे हैं, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं अपन स्टार्टिंग में, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कर चुके हैं, और इस वीडियो के स्टार्टिंग में इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों तीनों ही मेथड से जो मेजरमेंट मिलता है वो इक्वल होता है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पर ऐसे पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर लास्ट में क्या मिलता है, जो इक्विलिटी GNP इज इक्वल टू GNI इज इक्वल टू GNE। GNP ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट मेथड से हम ऐड करते हैं तो GNI ग्रोस नेशनल इनकम अगर हम इनकम मेथड से यूज करते हैं, और GNE ग्रोस नेशनल एक्सपेंडिचर इफ वी यूज एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर? आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है, और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें देखेंगे इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होता है, और ये इकोनॉमिक वेलफेयर और नेशनल इनकम में क्या रिलेशनशिप होता है, कैसे क्लोजली एक दूसरे रिलेटेड है, वो हम यहाँ पर समझेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इकोनॉमिक्स गुरुजी। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा इसको शेयर करें, और इससे रिलेटेड जो भी कमेंट अगर आपके माइंड में आते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इकोनॉमिक्स गुरुजी। बाय बाय।